एक लड़की जिसे प्यार, अपनापन, दोस्ती और परिवार की अहमियत मरने के बाद पता चलती है। आज जानेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे हम एक मूवी वंडरफुल नाइटमेयर के बारे में। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम है जेनेट, जिसके पापा का देहांत हो चुका है। जेनेट के पिता की मौत के सदमे को उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी सुसाइड कर लेती है। ये सब देखकर जेनेट खुद से वादा करती है कि वो अपनी माँ की तरह किसी भी आदमी पे डिपेंडेंट नहीं होगी और अपनी जिंदगी बिना ही किसी के ऊपर डिपेंड हुए जिएगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत वक्त बीत चुका है। अब जेनेट बड़ी हो चुकी है और एक कामयाब वकील बन चुकी है। जेनेट अब बहुत ज़्यादा पत्थर दिल बन चुकी है। उसकी नज़र में इमोशंस, प्यार, इन सब की कोई वैल्यूज़ नहीं है। वो हमेशा उसके लिए केस लड़ती है जो उसे ज़्यादा पैसे देता है, चाहे वो सही हो या गलत। एक बार जेनेट को एक अमीर आदमी के बेटे का केस मिलता है। उस अमीर आदमी के बेटे ने एक लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया होता है और जेनेट के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उसे किसी भी तरह से इस केस से बाहर निकालना। जेनेट बहुत ही समझदार, चालाक और पढ़ी लिखी वकील होती है, इसलिए वो अपने दांव पेचों से उस लड़के को बचा लेती है। अब उस लड़के के पिता उसे एक और केस देते हैं। इस केस में जेनेट को कानूनी तौर पर एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग पे कब्जा करना होता है ताकि वो उस बिल्डिंग को गिरवा सके। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जेनेट अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी है। वो अपनी आलीशान जिंदगी जी रही है और उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेनेट रात को कहीं कार से जा रही है, लेकिन उसका कार से जाते ही एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो अपनी आंख खोलती है तो वो देखती है कि वो बिल्कुल ही अलग जगह पे है। जेनेट सामने काउंटर वाली लड़की से पूछती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। काउंटर पे बैठी हुई लड़की उससे डिटेल्स पूछती है। जब जेनेट अपनी डिटेल्स बताती है तो वो बोलती है कि अभी वेट करो। जेनेट को थोड़ी देर के बाद अंदर बुलाया जाता है। अंदर उसे एक आदमी मिलता है जो कि एंजल होता है। उस एंजल से जेनेट को पता चलता है कि वो मर चुकी है। वो लोग गलती से किसी और के बदले जेनेट को ले आते हैं। ये सब सुन के जेनेट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। एंजल उसे बताते हैं कि उसकी बॉडी अभी भी पृथ्वी पे है और वो लगभग मर चुकी है। एंजल जेनेट को बोलते हैं कि हम लोग किसी और के बदले तुम्हें लेके आ गए हैं। अभी तुम्हारा वक्त पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि तुम्हारा वक्त पूरा नहीं हुआ है तो इसलिए हम तुम्हें हेवन में नहीं रख सकते। तुम्हें 1 महीने के लिए किसी और की बॉडी में ह्यूमन वर्ल्ड में रहना होगा। अगर जेनेट ये करने से मना करती है तो जेनेट को कभी भी ये लोग इसके शरीर में वापस नहीं भेज पाएंगे। इसीलिए जेनेट को ये करने के लिए हाँ कहना पड़ता है। हाँ करते ही जेनेट को वापस भेज दिया जाता है एक औरत की बॉडी में। ये औरत बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से होती है। शुरू में जेनेट बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो डर के मारे इधर उधर भागने लगती है। वो बहुत अजीब हरकतें करती है और अपने पति से भी डर के भागने लगती है, लेकिन वो शांत हो जाती है जब उसका पति उसे अपनी वेडिंग की फ़ोटो दिखाता है। तो अगले ही पल जेनेट रूम से बाहर आती है और बाहर आने के बाद जेनेट को पता चलता है कि इस औरत के 2 बच्चे भी हैं। जेनेट खुद को पहले इन दोनों से दूर रखने की कोशिश करती है, जिससे ये दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खैर, इसके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपनी वाइफ के ऐसे बदले हुए नेचर को देख के। थोड़ी देर के बाद जेनेट अपने बेटे को स्कूल बस के पास छोड़ने आती है। उसके बाद नैन्सी के दोस्त जेनेट को अपने साथ लेके जाते हैं ज़बरदस्ती। जेनेट जाना तो नहीं चाहती, लेकिन उसे जाना पड़ता। यहाँ जेनेट बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है इन सब के बीच में। यहाँ जेनेट को पता चलता है कि ये सब आम हाउस वाइफ हैं जो कि थोड़ा बहुत पैसा बचाकर अपना घर चलाती हैं। और जेनेट को ये भी पता चलता है कि जेनेट इन सब के साथ मिलकर कुछ अर्निंग का काम भी कर रही होती है, जो कि अब उसे करना पड़ेगा। जब थोड़ी देर के बाद जेनेट अकेली होती है तो वहाँ पे एंजल आते हैं। एंजल आके जेनेट को ये बोलते हैं कि अब तुम्हें इसी औरत के शरीर में रहना होगा 1 महीने तक। उसी रात को नैन्सी जब अपने पति को अपना कपड़ा उतारते हुए देखती है तो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। जेनेट उसके पति से कहती है कि तुमने एक छोटी लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी खराब कर दी। तुम कभी भी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाते हो और तुमने मुझ पर अपने पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी। फिर जेनेट वहां से अपने तकिए लेकर चली जाती है दूसरे रूम में सोने के लिए। अगले दिन जेनेट अपनी दोस्त के साथ एक कॉफी शॉप में बैठी होती है। वहाँ उसकी दोस्त उसे एक पेटिशन देती है जो कि उसे साइन करना होता है। इस पेटिशन में सरकार से दरख्वास्त की गई होती है कि इन सबको इनके घर से ना निकाला जाए। जब जेनेट के हाथ में पेटिशन के पेपर्स आते हैं तो वो देखती है कि ये उसी प्रोजेक्ट के पेपर्स हैं जिस प्रोजेक्ट का केस उसे मिला था कुछ समय पहले। जी हाँ, ये वही केस था जिसमें जेनेट को एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग पे लीगली कब्जा करना था ताकि वो उस बिल्डिंग को गिरवा सके।
जिस आदमी ने जेनेट को ये काम करने के लिए कहा था वो बहुत ही अमीर आदमी था। उस आदमी ने जेनेट को वीवीआईपी कार्ड भी दिया था। जैसे ही जेनेट को वीवीआईपी कार्ड के बारे में याद आता है, वो अपने घर जाती है, अपने असली घर में, और वहाँ से वीवीआईपी कार्ड ले लेती है, जिससे वो खूब सारी शॉपिंग करती है और बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीदती है। जब उसका पति शाम को घर आता है ऑफिस से, और जब वो इतनी सारी महंगी महंगी चीज़ें देखता है, तो वो जेनेट से पूछता है कि तुम ये सब कहाँ से लेके आई हो और किसके पैसों से। तो जेनेट जवाब देती है कि ये उसके खुद के पैसे थे, खुद के बचाए हुए। थोड़ी देर के बाद घर की डोरबेल बजती है। जब उसका पति बाहर जाके देखता है तो बाहर पुलिस होती है। पुलिस नैन्सी यानी कि जेनेट को गिरफ्तार करने आई होती है। पुलिस इसलिए इसे गिरफ्तार करने आई होती है क्योंकि इसने असली वाली जेनेट का कार्ड यूज किया होता है। इसके बाद जेनेट को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो नैन्सी से बदतमीजी से बात करता है। ये सब देखकर नैन्सी यानी जेनेट के पति को गुस्सा आ जाता है। वो पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि हमें यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया है या फिर इल्जाम लगाने के लिए। इसका पति पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं और जेनेट एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और मैं जेनेट को जानता हूँ, उसी ने मुझे ये कार्ड दिया है। थोड़ी देर के बाद पुलिस ऑफिसर इस बात की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि ये आदमी सही कह रहा है, ये सच में जेनेट के इस कॉलेज में ही पढ़ता था। असल में नैन्सी का पति उसी कॉलेज में पढ़ता है जिस कॉलेज में जेनेट पढ़ती है, लेकिन वो ड्रॉप आउट ले लेता है। जेनेट ये बात सुन के बहुत शॉक हो जाती है। उसका पति जेनेट को सिर्फ इसलिए जानता है क्योंकि जेनेट एक बहुत ही फेमस लॉयर थी, लेकिन उसका पति जो कि कॉलेज से ड्रॉप आउट ले चुका था, जेनेट उसे नहीं पहचानती थी। पुलिस ऑफिसर इन दोनों को यहाँ से थोड़ी देर के बाद जाने देता है। बाहर आने के बाद नैन्सी का पति जेनेट को बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, उसे उस पर पूरा भरोसा है, और वो उसके सर पे हाथ रखता है। जेनेट को नैन्सी के पति के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तभी एंजल वहाँ पे आ जाते हैं और वो जेनेट से ये कहते हैं कि तुमने अभी तक सब कुछ गड़बड़ किया है, तुम्हारे पास जो भी वक्त बचा है तुम्हें उसी में सब कुछ ठीक करना होगा, तभी तुम अपने इम्तिहान में पास होगी। अगले दिन जब नैन्सी का पति घर आता है तो वो जेनेट से पूछता है कि क्या वो कल उसके साथ पार्टी में चलेगी। जेनेट को ये बहुत अच्छा मौका लगता है सब कुछ उसके और उसके पति के बीच में ठीक करने का, तो जेनेट हाँ कह देती है। अगले दिन जब जेनेट तैयार होकर आती है तो उसका पति उसे देखते रह जाता है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर के बाद पार्टी में नैन्सी के पति का बॉस नैन्सी के पति का प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देता है, वो भी हंसते हुए सबके सामने। ये बात जेनेट को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो वो नैन्सी के पति के बॉस को बेइज्जत करना स्टार्ट कर देती है सबके सामने। नैन्सी का पति बाहर आकर उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब पार्टी के बीच में बोलने की क्या जरूरत थी। थोड़ी देर के बाद उसका बॉस बाहर आकर नैन्सी की बेइज्जती उसके मुंह पे करना स्टार्ट कर देता है। ये बात सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो सीधे उसके मुंह पे पंच मार देता है। अब ये दोनों पार्टी से सीधे निकल के एक बार में जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। जेनेट बोलती है कि तुम्हें अपने बॉस को नहीं मारना चाहिए था, अगर उसने तुम्हें काम से निकाल दिया तो हम लोग क्या करेंगे। तो उसका पति बोलता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई भी इस तरह की बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद जेनेट उससे पूछती है कि तुमने अपना लॉ कॉलेज क्यों छोड़ा। ये बात सुनकर उसका पति बोलता है कि तुम और मेरी बेटी दोनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए मुझे लॉ कॉलेज छोड़ना पड़ गया। ये बात सुनकर नैन्सी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो अब सबका अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर देती है और सबसे अच्छे से बात भी करती है। अगले दिन नैन्सी का बेटा कहीं जा रहा होता है, लेकिन वो जाते जाते कहीं रोड पे गिर जाता है। तभी उसे एक अच्छा आदमी मिलता है जो कि उसे उठाता है और उसके चोट पे बैंडेज भी लगाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक औरत आती है जो कि उसी आदमी को, जिस आदमी ने नैन्सी की बेटी को बैंडेज लगाया था, उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे दुकान नहीं लगा सकते। असल में ये औरत इल्लीगली सबसे पैसे लेती है यहाँ पे दुकान लगाने के लिए। वो आदमी उस औरत से बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे बाद में दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ दुकान लगाने दो। तभी वहाँ पे जेनेट आ जाती है। जब जेनेट को इन सब बातों के बारे में पता चलता है तो वो उस मोटी औरत से बोलती है कि तुमने जो भी यहाँ पे होर्डिंग्स लगा रखी हैं सब इल्लीगल है और सारे के सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में जाते हैं। इसके बाद जेनेट उसे धमकाने के लिए कानून की कुछ धाराएं भी बताती है और बोलती है कि मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी। ये बात सुनकर वो मोटी औरत डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इस तरह से उस आदमी को यहाँ पे दुकान लगाने की इजाज़त मिल जाती है। नैन्सी की सारी दोस्त आसपास ही होती हैं तो वो भी ये सब सुनकर आ जाती हैं। वो नैन्सी से पूछती हैं कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता, इतनी सारी कानून की धाराएं। नैन्सी बताती है कि उसके पति लॉ कर रहे थे तो इसलिए उन्होंने ही ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था नैन्सी से।
यहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी की बेटी उससे पैसे मांगती है हर रोज की तरह। असल में नैन्सी और उसकी बेटी की बिल्कुल नहीं बनती शुरू से। तो जेनेट उससे बोलती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें भी वही काम करना होगा जो मैं करती हूँ हर रोज, लिफाफे फोल्ड करने वाला, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। उसकी बेटी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन अगले दिन नैन्सी की बेटी उसी समय जिस समय वो हर रोज पैसे मांगने के लिए आती है, लेकिन इस बार वो सारे लिफाफे फोल्ड करके एक साथ लेके आती है। ये देख के जेनेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसे पैसे दे देती है। वो जाते जाते अपनी बेटी से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो उसकी बेटी बोलती है कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। वहीं जेनेट उससे पूछती है क्या तुम एक डेट पे जा रही हो, और दोनों हंसने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बेटी अपने दोस्त से मिलने के लिए आई है। यहाँ उसका दोस्त उससे बदतमीजी करता है और उसे हरास करने की कोशिश करता है। अपने दोस्त से खुद को छुड़ाते समय उसे बहुत सारी चोटें भी लग जाती हैं। जब नैन्सी की बेटी घर आती है तो वो बहुत रोती है एक कमरे में जाके। तो नैन्सी यानी कि जेनेट उससे आके पूछती है कि क्या हुआ। वो बता देती है कि उसके दोस्त ने उससे बदतमीजी करने की कोशिश की है और उसे छुड़ाते समय उसे ये सारी चोटें लगी हैं। ये सब सुनकर जेनेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को उसके स्कूल लेके जाती है। यहाँ पे इन दोनों के स्कूल का प्रिंसिपल भी होता है। यहाँ पर ये लड़का अपने वकील के साथ आया होता है। ये लोग उसे पैसे देकर मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं। अब जेनेट को वो वक्त याद आता है जब उसने जिसने एक लड़की का रेप किया था उसे बचाया था अपने कानूनी दांव पेचों का यूज करके। लेकिन इस बार उसे अपनी गलती पे पछतावा हो रहा था। जेनेट थोड़ी देर के लिए बाथरूम जाती है। वहाँ बाथरूम में वो बहुत ज़्यादा रोती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तभी वहाँ पे उसकी बेटी भी आ जाती है। उसकी बेटी अपनी माँ को रोते हुए देख बोलती है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हम लोग अपना केस नहीं लड़ सकते, हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। जेनेट वापस जाके उन दोनों से बोलती है कि जो भी तुम लोगों ने अभी हम लोगों को बोला था पैसों के बारे में वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। ये बात सुन के वो लड़का और उसका वकील दोनों बहुत डर जाते हैं। जेनेट अब वहाँ से जाने लगती है। वहाँ वो लड़का उसे रोककर बदतमीजी से बात करता है। वो बोलता है कि मैंने एक गलती की थी, कोई गुनाह नहीं किया था। ये बात सुनकर जेनेट उसे बहुत मारती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे बिहेव करते हैं लड़कियों के साथ। ये सब देखकर उसकी बेटी बहुत खुश होती है। जेनेट अब पूरी तरह से बदल गई है। वो अब इन लोगों के साथ मिलजुल कर रहना सीख गई है। वो अपने पति को बिल्कुल टाइम पे खाना देती है, अपने बच्चों को स्कूल से लेके आती है, उनके साथ बातें करती है। जेनेट को ये जिंदगी अब पसंद आने लगती है क्योंकि अब उसे प्यार का असली मतलब पता चलता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी के पति का जॉब भी बहुत अच्छा चल रहा होता है। वो अपने बॉस से माफ़ी मांग लेता है उस रात के लिए और उसका बॉस उसे माफ़ भी कर देता है। कुछ दिन के बाद उसका बेटा रास्ते में चलते चलते बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है जहाँ पे नैन्सी अपने पति के साथ आती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि इसे क्या हुआ है। जब वो दोनों डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपके बेटे को एक बीमारी है। इस बीमारी में आंखों के आगे सब कुछ धुंधला होने लगता है जिससे कि दिखना बंद हो जाता है। इसके कारण आपका बेटा बेहोश हो गया। इस बीमारी के लिए आपको सर्जरी करवानी होगी। यहाँ जेनेट उनसे पूछती है कि ये बीमारी किस टाइप की है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये एक जेनेटिक बीमारी है जो कि जीन से फैलती है। जेनेट को फिर याद आता है कि ये तो वही बीमारी है जो उसके परिवार में बहुत लोगों को थी। तो ये बीमारी उसके बेटे को कैसे हो गई? ये बीमारी तो उसके परिवार की थी। जेनेट थोड़ी देर के बाद अकेली हो जाती है। वहाँ उसे एंजल मिलते हैं। वो एंजल से पूछती है कि ये बीमारी तो उसके परिवार की है, तो ये इसके बेटे को कैसे लग गई? तो एंजल उसे बताते हैं कि अभी तुम उसकी माँ हो, इसलिए वो जेनेटिक बीमारी उसे लग गई है। वो एंजल से बोलती है कि वो अपने बेटे को इस हाल में कैसे छोड़ के जा सकती है और वो वहाँ से ये बात बोलकर जाने लगती है। तब एंजल उसे अपनी शक्तियों से रोकते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम वापस अपने शरीर में चली जाओगी तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये बात सुनकर जेनेट अपने शरीर में वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो जाकर अपने पति से मिलती है और अपने बच्चों को गले लगा लेती है और पूरी रात अपने बेटे के पास रहती है। अगले दिन एंजल उसे आके बोलते हैं कि अब तुम्हारे जाने का समय आ गया, तुम्हें इस कार में बैठना होगा। ये सुनकर जेनेट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और कार से दूर भागने लगती है। एंजल उसे अपनी शक्तियों से रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे बैठना ही होगा। जेनेट एंजल से भीख मांगती है कि आखिरी बार उसे अपने परिवार से मिलना है। तो एंजल उसकी ये आखिरी रिक्वेस्ट पूरी कर देता है। जेनेट भागकर अपनी फैमिली के पास जाती है। वो अपनी बेटी से मिलती है।
वो अब नैन्सी के पति के पास जाने लगती है। वो उसके पास जाके उसे बोलती है कि तुम मुझे हनी बोलो। उसका पति हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें यह पसंद नहीं था, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं ऐसा करता हूँ। वो उसे हनी बोलता है। असल में अब जेनेट को नैन्सी के पति से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। थोड़ी देर के बाद नैन्सी यानी कि जेनेट को वहाँ से ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। फिर जेनेट जाके उसी कार में बैठती है जिस कार में एंजल ने उसे बैठने के लिए बोला था। दरअसल उस कार का एक्सीडेंट होने वाला है ताकि दुनिया को ये लगे कि नैन्सी मर चुकी है। नैन्सी की आत्मा ऑलरेडी उसके शरीर से निकल चुकी है, लेकिन जेनेट की आत्मा को अब वापस पहुंचाना है। वहां से जाते ही जेनेट की आंख खुलती है। अब जेनेट की आत्मा उसके शरीर में वापस आ चुकी है। वो इतने समय से कोमा में थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जेनेट नैन्सी के घर जाती है, लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं मिलता। अब जेनेट पूरी तरह से बदल चुकी है। वो कोई भी इलीगल केस नहीं लेती, कभी भी कोई गलत काम अब नहीं करती। वो अब अपने माँ बाप को भी समझती है जो कि गुजर गए थे। जेनेट को अब अपने पुराने कामों में मन नहीं लगता, तो इसलिए वो इस शहर को छोड़ के जा रही है। वो हमेशा के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट होने जा रही है। जब वो प्लेन में बैठने जा रही होती है तभी उसकी टक्कर नैन्सी के बेटे से होती है। वो उसे देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो नैन्सी के बेटे को अपना टिकट देती है पढ़ने के लिए और वो उसे अच्छे से पढ़ देता है। नैन्सी का बेटा हैरान होता है कि इस औरत को मेरा नाम कैसे पता। तभी वहाँ पे उसका बाकी परिवार आ जाता है, उसके डैड और उसकी बड़ी बहन। जेनेट उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और थोड़ी सी चैन की सांस लेती है कि वो लोग अभी ठीक हैं। अगले सीन में ये चारों एक साथ बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। इतने में फ्लाइट टेक ऑफ करता है और ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में हमें यह दिखाया गया है कि प्यार, अपनापन और इमोशंस के मायने पैसों से कहीं ज़्यादा होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स के लिए।